जी। तो मैं जहाँ पे बात कर रहा था और मैंने एकदम एब्रप्टली स्टॉप करना पड़ा वो ये था कि चार्ल्स टू के दौर में, सॉरी, रेस्टोरेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो चार्ल्स टू का टाइम पीरियड है, ठीक है। और इससे पहले जो सारा दौर चल रहा था उसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर, यानी कि कॉमनवेल्थ का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर भी चर्च ने पाबंदी लगाई हुई थी। और सॉरी, चर्च ने नहीं, रूलर्स ने पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने एक प्रेस सेंसरशिप का एक लॉ पास किया था। और सेंसरशिप से मुराद मैं ये बता रहा था कि ये नहीं है कि आपने वल्गैरिटी को माशरे से दूर रखना होता है, बल्कि सेंसरशिप का जो रियल पर्पस होता है वो ये होता है कि वॉइसेस को गैग करना, यानी कि लोगों को बोलने से रोकना, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हैं कि हर दौर में किसी ना किसी फॉर्म और फैशन में ये आपको नज़र आएगा, सेंसरशिप आपको नज़र आएगी, ठीक है। और वो सेंसरशिप फ़र्ज़ करें कि आपको पता है कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलामा इकबाल की राइटिंग्स बैन है, ठीक है, सेंसर किया हुआ उन्होंने कि इलामा इकबाल की राइटिंग अगर पहुँच जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बैन हैं, बहुत से यानी कि राइटर्स हैं जिनको बैन किया हुआ है, और यहाँ पे आपको उनका कोई भी एक भी वर्क नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके कुछ के रिलीजियस रीजंस हैं और कुछ के रीजंस जो हैं वो रिलीजियस नहीं है। कुछ के रीजंस जो हैं वो ये हैं कि वो अथॉरिटीज़ के खिलाफ जब बोलते हैं या लिखते थे तो फिर उनको बैन किया। जिस तरह अहमद वो जो था फैज़ अहमद फैज़, उसको भी बैन किया गया था, ठीक है ना। तो उस दौर में भी एक प्रेस का एक बड़ा मशहूर जो है वो कानून पास हुआ था, ठीक है। फिर ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड था, उसके अंदर भी एक ऐसे ही सेंसरशिप का टाइम पीरियड था। तो उसके अंदर ये नहीं था सिर्फ कि लोगों को बज़ाहिर ये लोगों को बताया जाता है कि हम वल्गैरिटी को रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो इम्प्लाइड होता है वो ये होता है कि हर किस्म की आवाज़ जो है वो ना आ रही हो तो उसको रोकने के लिए होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये रूल पास हुआ ना, प्रेस सेंसरशिप जब हो गई, इससे एक नया काम जो ओरिजिनेट हुआ वो ये था कि ड्रामा का जो रियल राइटर्स थे उनको बैकग्राउंड में जाना पड़ा। एक तो शेक्सपियर वगैरह ये सारे रिटायर भी हो गए थे, बेन जॉनसन भी रिटायर हो गया, फौत हो गया, ये सारे लोग यानी कि जा चुके थे। तो अब जो ड्रामा था वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा डाउनग्रेड, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, हो गया, ठीक है। प्योरिटन एज जब आई है, यानी कि जो प्योरिटन टाइम्स हैं उसमें ड्रामा बैन हो गया था, ठीक है। जैसे ये आया ना प्रेस सेंसरशिप, इसने ड्रामा को बैन कर दिया था, सारे थिएटर्स बैन हो चुके थे, कोई भी बंदा ड्रामा नहीं लिख सकता था। अच्छा, अब क्या हुआ प्योरिटन एक ऐसी एज थी जिस जो बहुत सख्त थी, और उनके सख्ती के इतना ज्यादा उन्होंने रिप्रेस किया हुआ था लोगों को कि जैसे ही ये खत्म हुई है और चार्ल्स टू रीस्टोर हुआ है, यानी कि 1660 में एकदम सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ गया। यानी कि इसका रिएक्शन, जो रिस्ट्रेंट थी उसका रिएक्शन आ गया, ठीक है। और रिस्ट्रेंट का रिएक्शन क्या होता है? हमेशा बहुत ही अनब्राइडल्ड पावर, ठीक है। और अनब्राइडल्ड पावर यहाँ पे इस सेंस में नहीं है कि लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा करने लग पड़े, इस सेंस में नहीं है, बल्कि एक तरफ तो रिलीजियसली लोग जो है वो बहुत ज्यादा आज़ाद हो गए हैं, और दूसरा जो लिबरलिज्म थी वो आ गई, ठीक है। अब लिबरलिज्म का मतलब जो उस जमाने में लिया जा रहा था, उस जमाने में ये मतलब नहीं था जो हम आजकल लेते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म का उस जमाने में ये मतलब था, हाँ, पाकिस्तान में जो हम मतलब लेते हैं लिबरलिज्म का वही था, ठीक है। हम यहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब ये लेते हैं कि आप हर किस्म के जो मॉरल्स हैं उनसे आज़ाद हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान में ये इसका मतलब है, दुनिया में इसका ये मतलब नहीं है अब। तो उन लोगों ने भी इसका यही मतलब लिया, ठीक है, कि भाई अब हम मॉरल से आज़ाद हो गए हैं। तो उन्होंने इंतहाई इमोरल किस्म के ड्रामाज जो हैं लिखने शुरू कर दिए। और उस वक्त के जो क्रिटिक्स हैं, यानी कि जो पुराने दौर के जो क्रिटिक्स हैं, आजकल के नहीं, जो पुराने, थोड़ा सा पुराने दौर के क्रिटिक्स हैं, मतलब आप कह लें कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान में जो लिख रहे हैं, या वर्ल्ड वॉर 1 से पहले के हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जॉन ड्राइडन की जो राइटिंग्स है उनको पढ़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। जॉन ड्राइडन जो है वो अनरीडेबल है बिकॉज ऑफ द वल्गैरिटी विच इज इन देयर, उसके कामों में, ठीक है। वैसे वो बंदा बड़ा, ये आगे जाके ड्राइडन की आएगी कि वो कितना शानदार बंदा है। अच्छा, अब देखें जरा किस तरह 90 डिग्री चेंज, सॉरी 360 डिग्री चेंज आ रहा है रेस्टोरेशन के अंदर प्योरिटन एज से। जॉन मिल्टन लिख रहा है और जॉन बनियन लिख रहा है, रिलीजियस राइटिंग्स हैं, प्योरली रिलीजियस राइटिंग्स हैं, देयर इज नो ड्रामा ओवर देयर, थिएटर्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो रेस्टोरेशन के अंदर जैसे ही थिएटर्स ओपन हुए हैं
तो अब वो डिसेंसी ऑफ लाइफ वाला सारा काम खत्म हो गया, रिलीजियस एलिमेंट खत्म हो गया और सब लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा जो प्रोड्यूस हो रहा था, बहुत ही एक तो लो किस्म का ड्रामा था कि उसको लिटरेचर के अंदर शामिल भी नहीं, यानी कि उसके अंदर कोई मेजर राइटर नहीं है सिवाय ड्राइटन के, ठीक है, कोई यानी कि ऐसा बंदा नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रहा हो एक अपने एज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो वो जॉन ड्राइटन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी, जितनी भी उस दौर की सारी प्रॉब्लम्स हैं और चीज़ें हैं वो सारी आपको जॉन ड्राइटन के अंदर नजर आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, इसको रेस्टोरेशन को इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर क्राइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और क्राइसिस क्यों है? क्योंकि चार्ल्स टू जो है बहुत ही वीक किस्म का हुक्मरान था, वो कोई इतना बहुत बड़ा हाई लेवल का बंदा नहीं था, ठीक है। ये एक ऐसा बंदा था कि करप्शन के अंदर, यानी करप्शन का किंग था ये, ठीक है। और इतना ये बुरा रूल कर रहा था कि ये अपनी जो ट्रेजरी थी, ठीक है, जिसे एक्सचेकर कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर, जो ट्रेजर है ना, ये जो जिसे हम खजाना कहते हैं, कौमी खजाना, इसको एक्सचेकर कहा जाता है अभी भी इंग्लैंड के अंदर। इसको आप डिक्शनरी में देखेंगे ना एक्सचेकर को, तो इसका मतलब डिक्शनरी में यही आएगा कि वो इंग्लिश ट्रेजरी, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ एक्सचेकर, ये चेक से निकला है, यानी कि जो, हाँ जी, एक्सचेकर। अच्छा, तो ये वहां से भी यानी कि पैसे ले रहा था, यानी कि लोगों के पैसे भी उठा लिया करता था जो आ, किसी करप्शन के जरिए, ठीक है, यानी कि ट्रेजरी से पैसे निकलवा लेता है। दूसरा इसने जो एक बड़ा गलत काम किया वो क्या था कि इसने कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो कि चलते आ रहे थे, और क्वीन के दौर में तो बहुत ही उनको लाइट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे इसने उनकी दोबारा वो शुरू करवा दी, यानी कि मेरी तरफ कोई ना आए, तो दूसरों की लड़ाई जो है ना इसने करवा दी, ठीक है। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनकी बहुत ज्यादा आपस में टसल जो है वो चलने लग पड़ी, ठीक है, इस दौर के अंदर। और फिर जो है ना वो विग्स की ज्यादा लोगों ने, वो विग्स जो थे वो भी जाहिर बात है उन्होंने अटैक तो रिएक्शन तो देना था उन्होंने, कि जब किंग जो है वो दोनों को लड़ा रहा है, ठीक है। और ये सारी एक तरह से बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई थी इंग्लैंड के लिए, टाइम ऑफ क्राइसिस था ये, ठीक है। तो लिटरेरी वर्ल्ड के अंदर तो क्राइसिस है ही है, लेकिन पॉलिटिकली भी क्राइसिस था वहां पे, ठीक है जी। अब विग्स और टोरीज जो थे इनकी आपस में जो ना वो लड़ाई चल रही थी, और इस दौरान चार्ल्स टू को ये सोचा गया कि चार्ल्स टू जो है इसको भी रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। 1660 में आया है और 1668 में मेरा ख्याल है इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले 1688 से पहले जो है वो जेम्स टू जो है उसकी गवर्नमेंट आ गई थी। एक मिनट जरा मैं इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 1688 से पहले ही आ गई थी, 1685 के अंदर जेम्स टू आ गया, ठीक है। अब चार्ल्स टू जो है उसको निकाल दिया गया, ठीक है। नहीं, चार्ल्स टू बल्कि मर गया था, चार्ल्स टू मरा है और उसके बाद उसका भाई आया, उसके भाई को निकाला गया, जेम्स टू जो है। अच्छा, अब चार्ल्स टू जब आया, जब वो चला गया और जेम्स टू आया, जेम्स टू उसका भाई है, ठीक है। वो नाम वो एक अलग बात है कि उसका अपना ये टाइटल जो है ना वो खुद ही लेते थे, यानी कि अपने लिए टाइटल ढूंढते थे, भी हम टाइटल कौन सा लें, ठीक है। तो जिस तरह बहुत से टाइटल जो हैं उन्होंने लिए हुए थे, कोई हमारा जो मुगल बादशाह हैं उनका भी ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा टाइटल्स जो है ना वो अपने साथ लगाते थे। खैर, तो इसने जनाब जेम्स टू का टाइटल ले लिया और इससे सिर्फ 3 साल ही संभाली गई हुकूमत, और उसके बाद एक और रेवोल्यूशन आया। पहले सिविल वॉर हुई थी, ठीक है, 1640 जो 40s के अंदर जो सिविल वॉर हो रही है वो प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट आ गई, यानी कि प्योरिटन्स, और प्योर उनके कंट्रोल में आ गया, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड डिक्लेयर हो गया। और अब 1688 में एक और रेवोल्यूशन आया है, लेकिन इस रेवोल्यूशन को कहा जाता है, ये वेलवेट रेवोल्यूशन कह लें आप इसे, या सॉफ्ट रेवोल्यूशन कह लें, या नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है जी। और ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे, ठीक है, ब्लडलेस मतलब इसमें कोई कत्लो गारत कोई नहीं हुई, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ना इसमें किंग को मारा गया और ना इसमें ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब ये जो किंग थे ये क्यों इतने फजूल और इस तरह के लोग क्यों थे, ठीक है, ये एक सोचने वाली बात है। हुआ ये था कि जब प्योरिटन एज के अंदर प्योरिटन गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने इन सब को जो सारे एलीट क्लास थी ना, इनके खिलाफ ट्रायल्स होने लग पड़े और ये सारे भाग गए, ठीक है, ये सारे फ्रांस चले गए, इनके खिलाफ ट्रायल्स होने लग पड़े थे। चार्ल्स वन को तो मार दिया, ठीक है, जब किंग को बी हेड कर दिया गया है तो फिर पीछे क्या बचा था, ठीक है। तो ये लोग सारे जो है ना वो भाग गए, राइटर्स वगैरह तो नहीं, कि वो आपको पता ही है कि जिस तरह जॉन मिल्टन से होते ले लिए, और ये सारे राइटर्स को उन्होंने मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो बड़े लोग थे जिनके ऊपर ये करप्शन के चार्जेस थे ये सारे भाग गए,
अच्छा, या करप्शन के चार्जेस नहीं भी थे, वो भी चले गए, ज़ाहिर बात है उन्हें पता था हमारे खिलाफ यहाँ पे एक्शन होगा। अब फ्रांस के अंदर जब ये रहे हैं, तो फ्रांस के अंदर इन्होंने जो आके बहुत ही ज़्यादा बजाय इसके कि फ्रांस के कल्चर के बहुत अच्छी चीज़ें लेते, इन्होंने फ्रांस की बहुत ही जो फ्रेंच लिटरेचर था और फ्रेंच जो कल्चर था, उसकी जो बिल्कुल वल्गर चीज़ें हैं या वाइल्ड चीज़ें हैं, वो सारी अडॉप्ट कर ली, डिबॉशरी की लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। यानी कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और उसके अलावा कोई काम नहीं है, पार्टी कर रहे हैं ये सारा। तो पॉलिटिकली वो जो एक्टिविटी जो पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए, स्टेट्समैन की होनी चाहिए, किंग की होनी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं कर रहे थे ये, ठीक है। और वहां जाके ये सारे डिबॉश्ड हो गए। और ये जो चार्ल्स टू है, इसके बारे में तो ये भी था कि ये फ्रांस से जो है वो पैसे लेता था, ठीक है, फ्रांस से पैसे लेके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था। तो यानी कि उनके पैसे लेके वो एंजॉय करता रहता, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता था और बाकी सारे अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, ठीक है। तो ये सारा उस वक्त आया, और जब रेवोल्यूशन आया, ब्लड रेवोल्यूशन आया, इसके बाद जो किंग आया है, इसको कहा जाता है विलियम, विलियम ऑफ ऑरेंज से कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये यहाँ तक हमने कर लिया, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। 1688 और फिर इसका रूल जो है ना वो थोड़ी देर चलता रहा है। और ये टाइम पीरियड अब आप समझ लें कि 1700s तक ये एक टाइम पीरियड बन गया। इनके रेस्टोरेशन हम किसे कहते हैं, जहाँ से चार्ल्स टू की गवर्नमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। और कहाँ तक चल रहा है, 1700s जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे 18th सेंचुरी स्टार्ट होती, क्यों यहाँ पे रोकते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे जॉन ड्राइडन की डेथ हो गई है, ठीक है। 1700 में जॉन ड्राइडन की डेथ हुई है, तो वहां पे रेस्टोरेशन को रोक दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक नया दौर शुरू हो रहा था, न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। और वो इसी के ग्राउंड्स पे न्यू क्लासिकल एज बन रही थी, ठीक है जी। और ये जो 1660 है, यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक टर्न यानी कि लिटरेचर ले रहा है, ठीक है। इंग्लिश लाइफ का भी एक सर्कल बन रहा है, एक नया टर्न आ रहा है, और इसी तरह लिटरेचर का भी एक जो है ना वो सर्कल बन रहा है। अच्छा, लिटरेरी सर्कल यानी कि डेवलप हो रहा था, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा, सर्कल नहीं कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो फ्रेंच राइटर्स थे, ये क्या कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग द फ्रेंच एंड इटालियन मॉडल्स अगेन, ठीक है। जिस तरह पहले वो इटालियन और फ्रेंच मॉडल को फॉलो कर रहे थे, इसी तरह बिल्कुल अब इन्होंने इटालियन मॉडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो राइटर्स थे वो उस लेवल के थे नहीं, और इट टर्न्ड आउट टू बी अ सूडो सॉर्ट ऑफ क्लासिज्म, ठीक है। यानी कि क्लासिज्म को उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो सूडो क्लासिज्म बननी शुरू हो गई, ठीक है। वो अपना जो अप टू द मार्क था, जो शेक्सपियर वाला जो लेवल था, या बेन जॉनसन का जो लेवल था, उस लेवल पे आने में ये नाकाम हो गई, ठीक है जी। अच्छा, और इन्होंने, लेकिन इसका एक जो और आर्ट के ऊपर असर पड़ा, यानी कि इन सबको फॉलो करने का, कि दे टर्न बैक टू डेकोरम, ठीक है। वो जो डेकोरम हमें कहीं एडमंड स्पेंसर के शुरू के टाइम पे नजर आ रहा था, वो वाले डेकोरम की तरफ जाना शुरू हो गए। और अब ये, क्योंकि इनके अंदर लिटरेरी डेप्थ तो थी ही नहीं, जब लिटरेरी डेप्थ नहीं होगी और डेकोरम आप इस्टेब्लिश कर रहे होंगे, तो वो डेकोरम सिर्फ बज़ाहिर डेकोरम होगा, यानी कि वो सारा कुछ ज़ाहिरी रह जाएगा, ठीक है। तो लिटरेचर के अंदर फॉर्म के ऊपर फोकस हो गया, और जो अंदर से जो उसका एलिमेंट था वो निकल गया, ठीक है। यानी कि जो स्पिरिट ऑफ लिटरेचर है वो अब खत्म हो गई है, लेकिन जो फॉर्म है लिटरेचर की वो बहुत हाइट पे चली गई, ठीक है। और ये आगे जाके अब अगली एज के अंदर, जिसको न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है, यानी कि जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, वो असल में यहीं से सारी चीजें लेके आगे गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रॉयल सोसाइटीज डेवलप हो गई थी रिसर्च के लिए। अच्छा, रॉयल सोसाइटी के डेवलप होने से एक बहुत ही बड़ा काम हुआ, और वो काम क्या था, सर आइजक न्यूटन, जिसको आप सारे जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाला। तो न्यूटन जो है वो इस दौर के अंदर जो है अपना काम कर रहा था, और यहीं पे उसने 1687 के अंदर उसने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, ठीक है। 1687, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ है, 87 और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब आप देखें कि ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, कि यार एक बंदा इतना टर्मोइल वाला दौर चल रहा है और उसके अंदर ये सब कुछ कैसे हो गया। वो इसलिए कि उन्होंने अदारे डेवलप कर लिए थे, यानी कि जो अदारा डेवलप हो गया था, उस अदारे की वजह से कुछ जो प्रोग्रेस थी वो चल रही थी, ठीक है। जिस तरह जब थिएटर का एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया, क्यों, क्वीन के दौर में, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में,
तो उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन कोई 125 साल या 100 साल तकरीबन एक ड्रामा की ट्रेडिशन चलती रही, ठीक है? और ड्रामा कहीं पे भी वो ख़राब होता भी उसको टाइम लगा, ठीक है ना? तो एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन डेवलप हो गई जो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, बड़ा अच्छा ड्रामा बन गया। इसी तरह रॉयल सोसाइटी का ये फ़ायदा हुआ कि न्यूटन जैसे जो बंदा था, वो भी सामने आ गया, ठीक है? और ये वही सारा चलता आ रहा है, जो शुरू किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने, ठीक है? और आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्टोरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन है या इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फिगर कौन सी है? तो वो न्यूटन है, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहीं पे भी आपको जो है ना वो काम आ सकता है। हो सकता है जनरल नॉलेज के अंदर पूछ लें, ठीक है? इस तरह भी कर देते होते हैं। यानी कि उसकी एज पूछ लें कि किस दौर में था, किस सेंचुरी में था, ठीक है? या कब उसने अपने वो लॉज़ जो हैं वो दिए। तो फिर आपको अगर ये ज़हन में आ जाएगा ये चीज़ याद रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा खैर अब जो है ना यहाँ पे एक और जो काम है क्रिटिसिज्म वो डेवलप होनी शुरू हो रही है, ठीक है? पहले हमारे पास क्रिटिसिज्म का वर्क कौन सा है? फिलिप सिडनी का, ठीक है? और फिलिप सिडनी का जो क्रिटिकल वर्क था वो सिर्फ और सिर्फ एक पैम्फलेट का जवाब था, ठीक है? अभी तक हमारे पास जो क्रिटिसिज्म आ रही है वो पैम्फलेट के जवाब हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म अभी डेवलप नहीं हुई। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब डेवलप हो रही है? यहाँ सॉरी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ और वो था कैफे हाउसेस, ठीक है? या कैफेज कह लें या कैफे कॉफी हाउसेस कह लें इन्हें, ठीक है? तो जो कैफेज थे जो इस दौर में इस्टेब्लिश किए गए या कॉफी हाउसेस थे, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म डेवलप हुई है, ठीक है? डॉक्टर जॉनसन, जिसका भी हम अगली सदी में जिक्र आएगा, और आपको उसका भी पता होगा, एडिसन का जो एक वो था स्पेक्टेटर और टेटलर का पता होगा आपको, ठीक है? ये स्पेक्टेटर और टेटलर 2 मैगजीन है और ये बड़े शानदार मैगजीन थे, ठीक है? और क्रिटिसिज्म के ऊपर के लिए और साइंटिफिक वगैरह वो भी सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता था। तो ये सारे कहाँ से डेवलप हो रहे थे? ये वो कॉफ़ी हाउस से डेवलप हो रहे थे, ठीक है? और ये कल्चर कहाँ से आया था? ये इटली और फ्रांस से आया था, ठीक है? अभी भी अगर आप जाएँगे फ्रांस और इटली अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे आपको सड़क के किनारे ये कैफ़ेज़ जो हैं वो लगे मिलेंगे, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर भी ये ट्रेडिशन है कि सड़क के किनारे वो छोटी-सी उन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है? जिस तरह हमारे भी यहाँ पे अच्छा या एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे हम अपने कल्चर में तो हम इसको बड़ा मायूब समझते हैं कि कोई इस तरह जो सड़कों के साइडों पे उन्होंने लगाए होते हैं, तो उधर लोग पसंद नहीं करते, लोग रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो आप देखते हैं कल्चर को असल अगर आपने देखना है अपने, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे बैठ के आपको ये पता लगता है कि लोग जो है वो लोगों का जो ओपिनियन है वो क्या है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन अगर आपने लेना है, आप कहाँ पे जाके लेंगे? वो रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा आपको, वो जो सड़क के साइडों पे जो बने होते हैं इस तरह के जो कैफेज होंगे या कॉफी हाउसेज होंगे वहां से मिलेगा, ठीक है? तो इनका ये फायदा था, हर तरह के वहाँ पे लोग बैठ रहे थे और एक जो है ना वो क्रिटिसिज्म का कल्चर डेवलप हो गया, ठीक है? और इसी क्रिटिसिज्म को जो अलेक्जेंडर पोप है वो भी आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद हमारे जो डॉक्टर जॉनसन का मैंने नाम लिया है, गोल्ड स्मिथ है, बॉज बड़े यानी कि नाम है, ठीक है? बॉजवेल भी एक नाम है, वो आगे जाके आएगा, वो हिस्टोरियन है वैसे, उसने उसकी बायोग्राफी लिखी थी डॉक्टर जॉनसन की। तो उस वक़्त बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर जॉनसन का और ये सारा टाइम पीरियड बन गया था, ठीक है? इस वजह से, ठीक है? और इसके अंदर अब एक और हो रहा है कि जो एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज थी, जो कि हम देख रहे थे एलिज़ाबेथन एज के अंदर और प्यूरिटन एज के अंदर, यानी कि बड़े लैटिन फ्रेजेस बहुत इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है? जो लैटिन फ्रेजेस इस्तेमाल हो रहे थे ना, वो सारे आके यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अगर आप फ्रांसिस बेकन के एसेज पढ़े होंगे, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि लैटिन के कहीं ना कहीं कोट आ जाते हैं, ठीक है? और अगर आप जॉन मिल्टन को देखते हैं, वो भी ऐसे ही करता है, लैटिन इमेजरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इन लोगों ने ये क्या किया, इन लोगों ने कहा नहीं, हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है? इमेजिनेटिव नहीं होना, माइथोलॉजी और ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। तो जब स्ट्रेट होना है आपने, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर रीजनिंग के ऊपर बात होगी, यानी कि जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ठीक है? क्लियर कट सेंटेंसेस होने चाहिए और अननेसेसरी वर्ड सारे निकाल दिए जाएं, यानी कि वर्बोसिटी खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं इस्तेमाल हो रहे अब, ठीक है? अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है आपने, तो आपने देखा होगा कि जब स्पीचेस आती हैं सेटन की, उसके अलावा जब वो डिपिक्शन दे रहा होता है, कितनी लंबी चौड़ी डिपिक्शन देता है वो, यानी कि स्पीचेस के दरमियान में जो डिपिक्शन आ रही होती है वो इतनी लंबी होती है कि बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है? कि भी मैंने ये ट्रेन ऑफ थॉट्स थी जो थी वो कहाँ पे छोड़ी थी और कहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है? इतनी यानी कि वो वर्ड्स इस्तेमाल करता है। तो इन्होंने कहा कि हम क्लियर कट सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे, अननेसेसरी वर्ड्स निकाल दिए जाएंगे और
ये इस्टेब्लिश्ड रूल यानी कि रूल्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं राइटिंग के, ठीक है। और इसी के अंदर फिर इस सारी स्ट्रगल के अंदर क्या हुआ कि जो लिटरेरी स्पिरिट है वो ख़त्म हो गई है और फॉर्म का प्रेशर आ गया, यानी कि फॉर्म इस्टेब्लिश हो गई है, लिटरेरी फॉर्म। इसको फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्टाइल की फॉर्मलिज्म, के स्टाइल बड़ा फॉर्मल है, बड़ा उसके अंदर मैथमेटिकल किस्म की एलिगेंस है और बड़ा इस तरह का सब कुछ है, लेकिन जो स्पिरिट होनी चाहिए लिटरेचर की वो सारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो क्लासिज्म के अंदर क्या था, क्लासिकल लिटरेचर के अंदर स्पिरिट भी थी लिटरेचर की और साथ ही साथ लैंग्वेज भी बड़ी जबरदस्त थी, ठीक है, उनके अंदर दोनों बातें थी। अब ये जो लोग हैं यानी कि क्लासिकल एज की क्या मुराद है, जो ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर जो सारा था, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर उनका थॉट खत्म हो गया है लेकिन लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स जो हैं इन्होंने वो फॉलो किए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्राइडन ने एक काम किया था और वो क्या था, क्लोज्ड कपलेट आ गया एक, ठीक है, क्लोज्ड कपलेट। ये लिटरेरी टर्म हम कल वैसे करेंगे सारी, कपलेट के ऊपर मैंने सोचा था कि मैं आज करूंगा, लेकिन फिर वो क्योंकि ये वाला लेक्चर हमारा काफी लेंथी था मैंने इसीलिए उसको कल पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कपलेट के ऊपर हम जब डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन से इयाम्बिक पेंटामीटर भी उसके अंदर आएगा, हेक्सामीटर, वो जो सारे नाम थे अजीबोगरीब, ओटावा, रीमा और ये सारे, तो ये सारे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्लोज कपलेट का बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। क्लोज्ड कपलेट उर्दू के अंदर जिस तरह होता है ना, हर शेर का एक अलग मतलब होता है, ठीक है, इसको क्लोज्ड कपलेट कहा जाता है। पहले ड्रामे जो जमाने में यानी कि जो ड्राइडन से पहले जो लिखा जा रहा था उसके अंदर ये जरूरी नहीं था कि मतलब क्लियर हो जाए, यानी कि दो जो इकट्ठे अगर कपलेट आ गया तो सेंटेंसेस जो हैं पोइट्री के उनका मतलब कंप्लीट नहीं होता था, वो तीसरे चौथे भी चला जाता था, ठीक है। लेकिन इसने क्लोज्ड कपलेट बनाया और क्लोज्ड कपलेट से क्या मुराद है कि एक कपलेट के अंदर एक आइडिया है, ठीक है। अब जब एक कपलेट में एक आइडिया आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो कोटेबल हो जाएगा, ठीक है, इजीली कोटेबल हो जाएगा, ठीक है। जॉन मिल्टन के भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक आइडिया इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। जिस तरह बहुत ही मशहूर जो उसका एक कपलेट है पैराडाइज लॉस्ट का, माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, ठीक है, सॉरी, हेल ऑफ हेवन एंड अ हेवन ऑफ हेल। तो ये एक पुल का आइडिया है पूरा जो उसने इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर पीछे आप चले जाएं, जो पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक 1 का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, उसके आर्गुमेंट के बाद जो 26 लाइंस हैं जहां पे वो कहता है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, उससे पहले अगर आप देखें तो आपको पिछले 4-5 लाइनें पढ़ते आएंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है, उससे अलावा आपको समझ नहीं आएगी। तो ये क्लोज्ड कपलेट नहीं थे उस दौर में, तो ड्राइडन ने क्लोज्ड कपलेट ले आया जो आपको नजर आते हैं। ड्राइडन तो आपने किसी भी कोर्स में नहीं है, ये आपने पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको याद रहते हैं, बड़े आराम से याद रहते हैं, ठीक हो गया जी। और इसके अंदर अब जो 3-4 चीजें इस दौर में डेवलप हो रही हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ इस दौर के लिटरेरी ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है। और हमने सिर्फ ड्राइडन करना है, इंशाल्लाह आज हम कर लेंगे उसे भी। तो जो काम इन्होंने किया था वो क्या था, नंबर 1, ड्रामा के अंदर एक वल्गर टेंडेंसी आ गई थी, ठीक है, ड्रामा बिकेम वल्गर और इट वाज फ्रिवलस एंड इट वाज लो लाइफ थिंग, ठीक है, यानी कि ड्रामा बिल्कुल घटिया एक तरह से हो गया, ठीक है। आप इसे वल्गर रियलिज्म भी कह सकते हैं, डिबॉश्ड रियलिज्म, या जो भी आप इसे कहना चाहें, ठीक है। नंबर 2, फॉर्मलिज्म, यानी कि लैंग्वेज के जो प्रिंसिपल सेट हो रहे हैं, जो फॉर्म के प्रिंसिपल्स हैं वो सेट हो गए हैं, ठीक है जी। नंबर 3, प्रोज डेवलप हो रही है। प्रोज कौन सी है, डायरेक्ट स्टाइल प्रोज, ठीक है जी, सिंपल एंड डायरेक्ट प्रोज। ये मैं वैसे लिखता ना जाऊं यहाँ पे आपके लिए आसान हो जाएगा मेरा ख्याल है, ठीक है। वल्गर टेंडेंसीज इन द ड्रामा। नंबर 2 है फॉर्मलिज्म। नंबर 3, डायरेक्ट स्टाइल, डायरेक्ट सिंपल एंड डायरेक्ट प्रोज स्टाइल। अब इसको अगर आपने समझ लेना इस बात को, सिंपल एंड डायरेक्ट प्रोज स्टाइल, आप फिलिप सिडनी का वो टेक्स्ट पढ़ लें अपॉलजी फॉर पोएट्री का, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ये इसे कहा जाता है, ठीक है। और फिर एक और चीज, हेरोइक कपलेट,
क्लोज कपलेट भी से आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस दौर के लिटरेचर के, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं अब जॉन ड्राइडन की तरफ। जॉन ड्राइडन का जो टाइम पीरियड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है, 1631 से 1700 तक, ठीक है। 1631 टू 1700। अच्छा, ड्राइडन जो है ये बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड बंदा था, यानी कि इसका स्कूल भी अच्छा था, वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया और बड़ा वेल एजुकेटेड बंदा है। और ये जिस दौर में ये यानी कि अभी बड़ा हो रहा है, अभी इसकी जो यूथ है उस दौर के अंदर आपको पता है कि जॉन मिल्टन लिख रहा है, जॉन बनियन की पब्लिक बुक आ रही है, ठीक है। तो यानी कि जॉन बनियन भी लिख रहा है और पीछे ड्रामा है वो भी चल रहा है, यानी कि वो ड्रामा बंद तो नहीं हो गया। शेक्सपियर बेशक रिटायर हो गया लेकिन शेक्सपियर का ड्रामा तो आ रहा था, वो तो चल रहा था। अब ये इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह जैसा जॉन मिल्टन के अंदर एलिजाबेथन स्पिरिट है, इस बंदे के अंदर भी वही लेवल था, एलिजाबेथन स्पिरिट थी। लेकिन इसने क्या किया, ही यील्डेड और ही सरेंडर्ड टू द ऑडियंस, यानी कि उस वक्त की जो ऑडियंस जो चाह रही थी ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा की जो ऑडियंस चाह रही थी, इसने वैसा ही ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो ड्रामा यानी कि बहुत ही लो लेवल का ड्रामा जिसके अंदर वल्गैरिटी है, जिसके अंदर ऐसे सीन्स हैं और ऐसे तरीके से दिखाए जा रहे हैं जो कि आम पब्लिक भी नहीं देख, मतलब कि इमोरल है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इमोरल चीजें जो दिखानी शुरू कर दी थी ड्रामा के अंदर। और वो इमोरलिटी ये दिखाने से मुराद ये कि उसमें उसकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत वल्गर हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह का सारा काम जो है वो चलना शुरू हो गया जो ड्रामा के अंदर हो रहा था। और इसने इसको यानी कि कई जगह पे ये भी कहा जाता है कि द ड्रामा ऑफ दैट टाइम वाज अनक्लीन, ठीक है। इस तरह के यानी कि वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हैं बहुत से जो क्रिटिक्स हैं या हिस्टोरियंस हैं पुराने ज़माने के, ठीक है। थोड़ा पुराने ज़माने से मुराद यानी कि जो 19वीं सेंचुरी के 20वीं सेंचुरी के शुरू में लिख रहे हैं वो इसके बारे में ऐसे ही लिख रहे हैं, इस एज के बारे में। अच्छा, तो सबसे जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर जो इसकी नैरेटिव पोएम थी और वो थी एनस मार्बेलस, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहे हैं, ठीक है। और ये है नैरेटिव पोएम है, ठीक है। और इसके अंदर इसने किया क्या है, ये एलेग्री है एक, ठीक है, और एलेग्री भी है। और जिक्र इसने किसका किया है, इसमें जो ग्रेट फायर इन लंदन जो है उसका जिक्र किया है, ठीक है। ग्रेट फायर इन फायर ऑफ लंदन, ठीक है। ये बड़ी मशहूर इंसिडेंट है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक जो है ना वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात याद आई जो कि पता नहीं रियल है फैक्ट ये, लेकिन ये कैसे हो गया ये मैं बताने लगा हूँ आपको कि एक बड़ी मजेदार बात ये है कि एक बंदा था जो कोई अपना शराब खाना यानी कि उसका था, ठीक है, पब का मालिक था। उसने ये क्लेम किया कि लंदन की जो फायर है ये मैंने मेरी वजह से लगी है, यानी कि मैंने लगाई है और मैंने एक फायर बॉम्ब जो है वो फेंका था खिड़की से बाहर, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये आग लगी है, ठीक है। ये उस बंदे ने क्लेम कर दिया। वह जिस तरह वो होते हैं, अब शेख चिली किस्म का बंदा था, उसने ये कह दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस बंदे को सजा हो गई, ठीक है। और बावजूद इस फैक्ट के कि जिस बिल्डिंग में वो था उसकी कोई खिड़की नहीं थी, यानी कि जिस कमरे में वो था उसकी कोई खिड़की नहीं थी, उसने फेंकी कहाँ से, ठीक है, वो उसने कहाँ से फेंका फायर बॉम्ब, किसी ने इस बात को नहीं देखा। उसके बाद नंबर 2 वो बंदा डिसेबल्ड था, यानी कि इतना डिसेबल्ड था कि वो फेंक ही नहीं सकता था वो बॉम्ब। तो उसने बस अपनी शोखी में कह दिया और उसके बाद लोगों ने किसी तरह उसको रिपोर्ट हो गया और किसी ने नहीं फिर देखा कि भाई क्या है। और आमतौर पे इस तरह के वाकयात में जो वो होती है गवर्नमेंट होती है उसको भी स्केप गोट चाहिए होती है, ठीक है। तो उन्होंने भी उस पर डाल दिया, ठीक है इसी की वजह से लगी है और वो बंदे को सजा हो गई। तो ये एक बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात है कि ऐसा क्या जो है ना वो कैसे हो जाता है। लेकिन बहरहाल हिस्ट्री में इस तरह की अगर आप हिस्ट्री को पढ़े ना तो बड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें मिलती हैं। अच्छा अच्छा, एक इसका ड्रामा है जो इसने लिखा था, बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसका वर्क है ये है ऑल फॉर लव, और इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में इसने लिखा है और इट इज द ओनली ड्रामा विच ही रोट फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जो ड्राइडन जिस लेवल का बंदा था सिर्फ ये एक वर्क है जो इस लेवल का है, ठीक है, जिसके अंदर ड्राइडन रिप्रेजेंट होता है।
मतलब कि ड्राइडन जो है वो बड़ा अच्छा बंदा है और बड़ा वेल क्लीन आदमी है, बड़ा मॉरल्स वाला बंदा है, ठीक है। और लेकिन उसने जो ड्रामा लिख रहा था, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये अपने दौर को देख रहा था, ठीक है। और इसकी एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पोएट लॉरेट बना था ये, और साथ ही साथ इसे कोर्ट ऑफ लंदन का कलेक्टर भी बना दिया गया था, ठीक है। ये इसके अंदर इसको होते मिले थे और ये जेम्स टू के दौर में हुआ है, ठीक है। और 1668 में इसे बनाया गया, ठीक है। ये जेम्स टू ने इसे बनाया था, ये किंग की साइड पे था, तो किंग ने इसको पोएट लॉरेट भी बना दिया और साथ ही साथ इसको कलेक्टर बना देगा ताकि इसके जो पैसे वगैरह इकट्ठे कर ले, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। अच्छा, एक और पोएट पहले गुजर गया हुआ है जो कलेक्टर था लंदन की पोर्ट का, कौन था वो? बिल्कुल शुरू में गुजरा हुआ है। अब तो बड़े आराम से आप नाम बता देंगे, किसी के दिन में नहीं आ रहा? चौसर। चौसर भी अपने दौर में पोर्ट ऑफ लंदन का कलेक्टर था, ठीक है। और वो इसीलिए तो अमीर हुआ था और उसके बाद जब उसे पोस्ट से निकला तो फिर उसके बाद दोबारा गरीब हो गया था। अच्छा, तो बहरहाल ये इसकी जो है ना वो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब ये इसकी ओवरथ्रो हुई और यानी कि वो रेस्टोरेशन पीरियड आया तो इसमें इसने ड्रामाज वगैरह लिखने शुरू कर दिए, पोस्ट इससे ले ली गई थी, ठीक है। 1688 में जब रेस्टोरेशन हुई है, ये पोस्ट सॉरी जो रेवोल्यूशन आया जब किंग विलियम ऑफ ऑरेंज की हुकूमत आ गई थी, विलियम ऑफ ऑरेंज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे, विलियम ऑफ ऑरेंज। और इसके 1668 में इसको हटा भी दिया गया, सॉरी 1688 में यहाँ पे इसके ये छीन ली गई थी इससे, ठीक है जी। अच्छा और इसकी जो एक रिलीजियस जो इसका वर्क था बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजियस तो नहीं है तो पोएम ही, रिलीजियस वर्क नहीं है, लेकिन इसका रिलीजन इसने डिस्कस किया। और ये लैटिन नेम है रिलीजियो लेजी, ठीक है, ये लैटिन नेम है और इसका मतलब क्या है? रिलीजन ऑफ द लेमैन, रिलीजन ऑफ द लेमैन, मतलब आम आदमी का मजहब, ठीक है। और इसके अंदर इसने एंग्लिकन चर्च को डिफेंड किया और जो यानी कि बाकी सारा जो चल रहा था उसको इसने सिर्फ अपने एंग्लिकन चर्च को जो है ना वो डिफेंड किया। और क्यों डिफेंड किया? क्योंकि ये जेम्स टू के साथ था उस वक्त, ठीक है। और जेम्स टू ने इसे कहा कि भाई कोई इस तरह यानी कि काम होना चाहिए और फिर इसने इस तरह का काम लिखा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसने ट्रांसलेशंस की हैं, होमर की, ओविड की ट्रांसलेशंस की हैं इसने, और ये ट्रांसलेशंस इसने की हैं जब इसको इस ऑफिस से रिमूव कर दिया गया, यानी कि 1688 में इसको रिमूव कर दिया गया, तो फिर होमर और एक मिनट मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एनियड एक थी जिसकी इसने ट्रांसलेट किया है, जिसे इसको इसने ट्रांसलेट किया, और होमर और ओविड को भी इसने ट्रांसलेट किया, ठीक है जी। ये इसको भी इसने ट्रांसलेट किया। तो ये इसकी जो है ना ट्रांसलेशंस थी और ये यानी कि टाइम मिल गया उसे और उसने ये काम कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद जो इसके एंड वाले वर्क्स हैं, यानी कि जो इसके लाइफ के करीब करीब वाले वर्क्स हैं, उनमें एक तो अलेक्जेंडर्स फीस्ट है। अच्छा, इसके अंदर एक और मैं वर्क भूल गया हूँ, वो मैं पहले बता दूँ आपको। वो वर्क इसने लिखा था एब्सलोम एंड एस्ट्रोफेल, सॉरी एचिटोफेल, नॉट एस्ट्रोफेल, एशिटोफेल, एब्सलोम एंड एशिटोफेल और एचिटोफेल। तो ये जो वर्क है ये इसका वर्क बेस कर रहा है बिब्लिकल स्टोरी पे, जो कि बिब्लिकल स्टोरी थी डेविड एंड एब्सलोम, ठीक है। डेविड एंड एब्सलोम की स्टोरी है। और अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बड़ा जल्दी से ज़रा बता देता हूँ कि ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी असल में ये है, क्योंकि बाइबल की स्टोरी है, इस पर बिलीव नहीं करना भी नहीं, कर भी नहीं सकते हम और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेड अप स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हज़रत दाऊद यानी कि जो डेविड थे, उनके 3 बेटे थे, उनमें से एक एब्सलोम था, और एब्सलोम जो था बड़ा रेबिलियस किस्म का बेटा था, और बाद में डेविड की आर्मी ने इसे मरवा दिया, ठीक है, इसे मार दिया, और डेविड को बहरहाल ये बड़ा अजीज था।
लेकिन ये एब्सलॉम जो था ये डेविड के खिलाफ अटैक करने की कोशिशें कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये क्योंकि प्रॉफिट और ये उनके बेटे का जिक्र है, इसलिए इसके ऊपर हम यही कहेंगे कि ये जो है ना शायद गलत स्टोरी है। अच्छा, बहरहाल इसने ये वाली जो स्टोरी थी ये किसके ऊपर फिट की, ये इसने एक एलेगरी के तौर पे जो है ना वो बना ली, और जो किंग डेविड है वो चार्ल्स टू को बना दिया, ठीक है। यानी कि जो जस्ट किंग है, किंग डेविड यानी कि दाऊद जो अपनी जस्टनेस की वजह से बड़े मशहूर थे, ठीक है। तो इसने डेविड को इक्वेट कर दिया चार्ल्स टू, ठीक है। अब यानी कि आपको इससे पता लग गया होगा कि इसने अपने किंग के लिए लिखी थी ये स्टोरी, और यानी कि ये पोएम, और इसमें इसने बहुत से जो लोग थे उनको सेटराइज किया, ठीक है। और जो इसके नेगेटिव यानी कि लोग थे वो जो किंग के खिलाफ जितने भी लोग थे वो सारे नेगेटिव कर दिए, ठीक है। और फिर जो इसके एंड वाले वर्क्स हैं इनमें एक है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ठीक है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक इसका ओड था ये, ठीक है, और ये ओड है। और उसके बाद एक इसका जो सबसे जो एंड पे पब्लिश होने वाला वर्क है और वो इसने लिखा, और वो थी फेबल्स एंशंट एंड मॉडर्न, और यहाँ पे जाके इसकी फिर उसके बाद डेथ हो गई, ठीक है जी। 1700s में ये वर्क आया है और 1700s के अंदर इसके डेथ हो गई है, और इसके अंदर इसने क्या किया है, इसने क्रिटिकल और ट्रांसलेटेड जो ओरिजिनल वर्क्स थे वो सारे आ गए, ठीक है जी। तो ये इसने सारे काम किए थे, और इसका जो क्रिटिसिज्म का जो काम है वो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये इसका काम है, ठीक है जी। ये इसका वर्क है, और लेक्चर का टाइम हमारा